दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज बात होगी 18 नवंबर 1962 की रात की। बर्फीला तूफान, उधर 3000 से अधिक चीनी सैनिकों का आक्रमण, अधिकारियों की ओर से वापस लौटने का आदेश। जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लद्दाख के चुशूल में 1800 फीट की ऊंचाई पर रिजांगला में अहिरवाल के वीर सैनिकों द्वारा चीनी सेना को धूल चटाने वाले रिजांगला युद्ध की। युद्ध के 60 साल बीतने के बाद भी जब युद्ध की चर्चा होती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी के मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में अहिरवाल के वीर अहीरों ने 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और अब आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रिजांगला का युद्ध लड़ा गया और किस तरह से चीनी सैनिकों को धूल चटाई गई। रामचंद्र जी, आप रिजांगला योद्धा हैं, आप किस तरह से याद करते हैं उस लड़ाई को? कितना चुनौतीपूर्ण था और दुश्मनों का किस तरह से आप लोगों ने मतलब इतनी कम संख्या में होने के बावजूद? रिजांगला की लड़ाई ये बहुत दर्द पैदा करने वाली भी है और भारत सरकार के लिए और इस हरियाणा के क्षेत्र के लिए एक सुखदायी भी है। कारण जो आज ये महोत्सव हो रहा है यहाँ पर, सन 1962 में उन वीरों ने जो अपनी आन बान और कुर्बान दिया, उसी के वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है। आपकी युद्ध में क्या भूमिका थी? मैं उस युद्ध के अंदर रेडियो ऑपरेटर था। मेजर शैतान सिंह शाह को साथ रहता था, 3 प्लाटून को कमांड करता था। बटालियन हेडक्वार्टर के लिए बड़ा सेट था। अब ये लड़ाई साहब, पहले बात तो क्लोजिंग नहीं था, बाद में पहुंचा है, जबकि लड़ाई होने वाली थी 1 हफ्ता पहले ही पहुंचा था। 10 घंटे कर लो, दाल गलती ही नहीं थी, चावल गलता ही नहीं था। छोड़ के पेट्रोल को और शराब को बाकी सब चीज़ जम जाती थी वहाँ पर। अगर जवान संडास जा रहा है, बाथरूम जा रहा है, भर के बोतल गर्म पानी ले जा रहा है, लेकिन पहुँचते पहुँचते ही वो जम जाता था। ऐसी विकट हाल, सांस आता नहीं था। हवा 120 की चलती थी, 24 घंटा चश्मा रहता था। अगर चश्मा उतार दिया तो आँखों को एकदम इफेक्ट पड़ जाता था। किस तरह से जैसे दुश्मन का सामना हुआ आप लोगों का? अब 18 तारीख को 4 बजे दुश्मन का हमारे सामने से चढ़ना हुआ। हमने एक एलपी लगाया हुआ था 800 गज आगे, हरिराम साहब की प्लाटून के आगे। उसके जब उनको आपस में क्लोज हुए, हमारी आलम जी ने फायर खोला। फायर खोलते ही लाल वेरी लाइट फायर हो गया। फायर होते के साथ ही हम अलर्ट तो रात भर ही रहते थे, लेकिन एकदम जवानों ने मोर्चे में चले गए। मैं साहब बोला, रामचंद्र पता करो कि क्या है। मैंने कहा सर दुश्मन से कांटेक्ट होगा, इतना तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं पूरी खबर लेता हूँ। 8 से हरिराम साहब थे, उनसे मैंने पूछा साहब क्या सिचुएशन है, कैसे फायर खोल दिया? बोला साहब दुश्मन से लगा हुआ होगा, 10-12 थे, इन जवानों ने ब्रुस्ट मारा उनको, करीब 28 गोलियों को, 6-7 तो गिर गए, 3-4 वापस भाग गए। और मैंने अपनी लाइट मशीन गन को अपने पोस्ट पर बुला लिया। उसके बाद में 7 प्लाटून से टेलीफोन आया कि सूरजाराम साहब का कि रामचंद्र मेरे साहब को बताओ कि हमारे सामने 400 के नफरी में दुश्मन ऊपर चढ़ रहा है। मैंने कहा ठीक है साहब। मैंने कहा आपकी बात करा देता हूँ। मेरे साहब को टेलीफोन 960 से मिला करके मैंने कहा सर बात करो। कंपनी कमांडर बोला सूरजाराम साहब आज के दिन ही तो आप टाइम आ गया बहादुरी दिखाने का। सूरजाराम साहब ने कहा साहब आप चिंता क्यों करते हो, मेरी मार में तो आने दो इनको।
क्योंकि अम्यूनेशन हमारे पास सीमित था। जो ही 250 की 300 की रेंज में आया है, फायर खुल गया। फायर इतना तगड़ा खुला कि 9 LMG उधर से फायर कर दी है, 2 LMG 9 प्लाटून की। क्योंकि पोजीशन ऐसा होता है कि 2 प्लाटून बराबर रहती है, एक आगे रहती है दुश्मन के साइड में, तो वो आगे वाले से नहीं टकराए। वो जो नाला था दोनों साइड से, उसी से ऊपर चढ़ रहे थे। वो अटैक नाकामयाब हो गया। दुश्मन का इतना बम्बारमेंट आया उस टाइम पर कि साहब ये सोच लो कि जो बम गिर रहा है वो बम जमीन में जा रहा है, चक्कर काट करके सैकड़े बम बना रहा है, पत्थर नीचा से फोड़ करके बाहर। बेतरतीब हालात हमारी 15 मिनट तक ऐसी कर दी कि एकदम उसी टाइम एक बम का टुकड़ा मेरे साहब के बाजू पे लगा। मैंने बोला सर लग गया? बोला लड़ाई में रामचंद्र लगता ही है। मैंने कहा खड़े हो जाओ, मैं पट्टी कर दे। उनको पट्टी कर दिया। बोलो रहने तो कोई, मैंने कहा रहने नहीं, खून निकल जाएगा सारा साहब, लड़ाई कौन करवाएगा मेरे को। बोल ठीक है साहब। ये अटैक के 20 मिनट बाद उनकी बंद हो गई बम्बारमेंट। हमने हमारी जो 3 इंच मोटर थी उसको आदेश दिया कि भाई अटैक दूसरा आ रहा है 7 प्लाटून के ऊपर। कोड वर्ड है आपके पास मैना। जब हम बोलते हैं कि मैना, तो आप उस गैप के अंदर फायर देना। बोल ठीक है साहब। जो ही उसके मार में आया है तो वो फायर खुला, इधर से बम्बारमेंट हुआ, वो हमला भी उनका नाकामयाब हो गया। यानी आदमी ऐसे उस नाले में दिखाई दे रहे जैसे भेड़ पड़ी रहती है ना, जब ऐसे, क्योंकि बर्फ था। मैं साहब बोला कि रामचंद्र ये एक 3 जवानों के आगे रेकी पे। मैंने कहा सर रेकी की जरूरत नहीं है, दुश्मन सामने ही आ रहा है, रेकी किस चीज़ की करनी है। बोल ठीक है बेटा ठीक है। अच्छा 8 प्लाटून से खबर आई साहब हमारे ऊपर दुश्मन का हमला आ रहा है। तो बोल सीताराम साहब ना हरिराम साहब, बोले साहब आप चिंता मत करो, जब तक दादा कृष्ण का छत्र है हमें क्या परवाह है। तो इसको बोल गए वो हमला भी नाकामयाब करा। लगातार एक के बाद उनके हमले नाकामयाब होते थे। उसके बाद में एक हाइट से ऊपर से नीचे उतरते हुए हमला आ गया, चौथा हमला आया। तब हरिराम साहब ने कहा साहब आप ऐसा करो कि जो कोडवर्ड हमने दे रखा है तोता, उसके 300 गज राइट बम्बारमेंट दो हमारे 3 इंच का। हमारे पास 3 इंच थी, जो हमारे पास 3000 गोला थी। फायर रपीड फायर चाहिए साहब, क्योंकि नफरी 800 की उतर रही है बोलो भाई। तो साहब वो हमला भी नाकामयाब हो गया। लड़ाई लड़ते लड़ते रात के 7 बजे सवेरे थोड़ा सा बर्फ के अंदर दिखाई दे, लेकिन वो साला हवा देखने ना दे। 120 की स्पीड साहब। जवानों का चेहरा बिल्कुल तवा, जो रोटी बनाते हैं नीचे तवा काला हो रहा था बिल्कुल भी साहब, बिल्कुल। थोड़ी इतनी हो रही थी, बनाने के लिए मना ही था, क्योंकि मत बनाओ बोलो कैसे, क्योंकि बनाए तो क्या से बनाए। जब खाना हमारे पास तसल्ली बख्श हुआ तो लड़ाई से 1 हफ्ता पहले हुआ। हमारे पास प्रेशर कुकर आ गया, सब कुछ ऑयल कुकर आ गया, और खाना वगैरह फिर दुरुस्त हो लेकर के उस रिज पर लगाना शुरू किया। तो मैं बोला मैं साहब को, मैं सर ये हमारी अल्फा कंपनी बटालियन हेडक्वार्टर में हमारी मदद के लिए तो नहीं आ गई है। बोलो देखो, मैंने बोला देखो, तो मैं फासला था हमारा करीब 700 गज का, और सवेरे थोड़ी थोड़ी तो गिरी रही थी बर्फ। देखा तो मैंने कहा मैं साहब ये तो चाइनीज है, और चाइनीज है। मैं बोल मेरे को दिखाने को देखा है, बोला चाइनीज। 3 इंच मोटर को बोला कि देखो भाई 80 डिग्री पे तुम फायर करो। बोला जो मोटर का कमांडर था, बोला सर 80 डिग्री पे तकरीबन अपने ऊपर आ जाएगा। बोलो हमारी परवाह मत करो, 80 डिग्री पे फायर, राइट को देखो जो रीज है, तो दुश्मन आ गया है यहाँ पर।
उसने साहब बम्बारमेंट इतना तगड़ा किया, इसमें 10-12 घोड़े और याक तो भाग गई, लेकिन 8-10 लगाने में वो कामयाब हो गए। कामयाब होने के बाद में उन्होंने फायरिंग चालू कर दी। जब हमारा हवलदार मेजर था, उसके यहाँ रॉकेट लॉन्चर का आपने बम टूटा तो फायर खत्म। हवलदार मेजर बोला, रामचंद्र, मैंने कहा एक बात सुन ले मेरी। मैंने बोला हाँ। मैं बोल क्या बात है? बोल डॉक्यूमेंट का क्या पोजीशन है? मैंने कहा सारा जला दिया मैंने, जो भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जला दिया। आप जिंदा रहते हो तो मेरे साहब को नहीं दे देना किसी को। मैंने कहा आप क्यों जिंदा? आप बोलो मेरा बहुत कम समय है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है साहब, आप चिंता मत करो। मेरे साहब को आ गया एकदम गुस्सा, जहाँ से आया वो रॉकेट लॉन्चर का फायर आया था ना, वहाँ से बोला रामचंद्र रेफल दे। मैंने कहा साहब आप उठो मत, फायर आ रहे हैं ऊपर तो तुम मुझे रेफल दे। साहब के पास तो पिस्टल थी, मैंने रेफल दिया। मैंने कहा साहब लेटे लेटे उसने ऐसे एक्यूरेट फायर किया, बहुत अच्छा मार के सब फायर एक्यूरेट फायर किया कि वो रॉकेट लॉन्चर वाला ख़त्म होने के बाद में क्या हुआ कि मेरे साहब थोड़ा खड़ा होते BMG का एक लंबा पुरुष आया 20-25 को, वो आके यहाँ टिके मेजर सतन सिंह जी को, शैतान सिंह, और साथ उसकी गोली थी ना साहब, वो भी अंदर पेट में चली। ये सब होगा बेहोश। मैं देखा नहीं यार, बहुत कमाल की बात। सर्विस उस टाइम मेरी 5 साल ही थी सर। बिल्कुल यंग थे आप? हाँ यंग थे मैं, लेकिन लेक्चर वगैरह और ये अटेंड किया हुआ था सब। तो मैंने कहा रामचंद्र तुझे हौसला रखना, तो थोड़ा होश आया मेरे साहब को। मेरे साहब बोला ऐसा कर रामचंद्र, कंपनी हेडक्वार्टर और एक सेक्शन ले आओ 9 प्लाटून की, और 8 प्लाटून पे हमला जा रहा है, वो उधर से फायर करेंगे, हम पीछे से फायर करेंगे, इसको बीच में ही ख़त्म कर देंगे। मैंने कहा ठीक है साहब। मैं जल्दी से गया तो निहाल जो भाई है ये प्रोटेक्शन में लगा हुआ था मेरे साहब की, में इसके लगी गोलियाँ तो ये मोड़ता मैं भाई क्या हाथ तो दोनों खराब हो गए इसका। मैं बोला निहाल सिंह भाई, बोला भाई मैंने LMG खोल के फेंक दी है ताकि दुश्मन इसको इस्तेमाल ना करे, और मेरे लगी दोनों हाथों में गोली। अब मैं ग्रेनेड भी फायर नहीं कर सकता। मैं बोला चिंता मत कर, मुझे समय मिलेगा मैं आपको ले लूँगा। अभी तो हम अटैक पर जा रहे हैं, एक सेक्शन लेगा, पीछे से हम फायर करें, आगे जो फायर करें। नफरी ज़्यादा होने, बहुत ज़्यादा नफरी। अब उन्होंने क्या किया कि नफरी ज़्यादा है तो साहब हम तो गुत्थम गुत्था हो गए, फिर आमनेशन हमारा ख़त्म हो गया। ख़त्म आमनेशन होने के बाद में बैनट मारा तो उनके कपड़ा ऐसा बुझाए को न, मैंने फिर बटों से मार हुई, दुक्कम मार हुई, राइफल भी फेंक दी, दुक्कम। ऐसी हालत हुई, सिंगराम ने 2 चाइनीज को पकड़ करके आपस में सिर फोड़ दिया उनका, और एक को मारा पत्थर पर पछाड़ कर। मैं देख रहा हूँ हालात, देख कि हाँ उस प्लाटून से एक भी जवान जिंदा नहीं आया, सब सही। कौन से? 7 नंबर प्लाटून से? 7 नंबर प्लाटून से एक भी नहीं। ये जवान आए हैं कंपनी हेडक्वार्टर से, और 9 प्लाटून, 8 का भी नहीं है। 8 भी शहीद हुए, 7 और 8 दोनों शहीद हो गई। 9 प्लाटून से ये जवान आए थे, जो लाए थे इनको, फिर इनकी होगी गुत्थम गुत्ता। ये ओवररन कर गया हमारे ऊपर से, तो उनकी ज़्यादा नफरी थी, निकल गए हम, हमने सुन खत्म। क्या करें? मैं मेरे साहब के पास पहुँचने में लगा तो मेरे साहब वो थोड़ा होश था, बोला रामचंद्र। मैं को हाँ मैं साहब, बोलो साहब। तो भाई मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और हालत ऐसी हो रही है लूज मोशन होने को। मैंने कहा सब आप कर लो, बाद में मैं देख लूँगा, अब समय नहीं है बेल्ट खोलने। क्योंकि मैं जब अंदर हाथ दिया तो मेरे साहब की आते निकल आई, तो उस बेल्ट ने डांट रखी, आधी इधर आते आधी इधर। मेरे साहब तो तगड़े थे, तो बोला तो एक बात मान, मैंने कहा भाई तू चला जाए यहाँ बटालियन हेडक्वार्टर और बताना है कि कंपनी कैसे लड़ी।
नहीं तो ये सोचेंगे कंपनी छुट्टी कर। मैंने कहा सर आपको मैं छोड़ के नहीं जा सकता। बोले ये मेरा हुक्म है, तुमको जाना पड़ेगा। हुक्म तो मान लूँगा आपका, लेकिन आपने बार बार मेरे को लेक्चरों में बताया है कि लड़ाई में हुक्म सिपाही का भी चलता है, तो आज हुक्म मेरा है, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। बोला रामचंद्र चला जा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद में होगा बेहोश होने के बाद में मेरे ऊपर के जब दुश्मन निकल गया, फ्रेंच मोटर को भी करके चला गया। फ्रेंच मोटर का 3000 में एक ही बम बचा था, बस वो भी लोड कर रहा है। तब उसके यहाँ पर लगा, वो लाश लाया तब ऐसा कुछ। मैं मेरे साहब को वहाँ से उठाया, अब उठा कर ऊँचे चलता हूँ तो 7 प्लाटून हाइट पे थी। वहाँ का दुश्मन फैर आ रहा है और देख रहा है कि यहाँ हलचल हो रही है, 2-3 आदमी में क्या है। तो मैंने मेरे साहब को ऊपर ही लेट गया, वहाँ से 10 गज ही था वो, फिर उसके बाद में डला। तो लेट करके कब वो ऊपर, कब मैं, कब वो, कब मैं, और 10 गज हम जा करके फिर नाला हो गया, उसका पैर ऊपर के जा रहा। मैंने कंधे पे लिया, ले करके नीचे लाया करीब 1 किलोमीटर, और लाने के बाद में मैंने लिटाया। मैं साहब को एक पत्थर के पास लिटाया, भाई थोड़ा लिटाया। लिटा करके उनको देखा तो मेरे साहब खत्म हो गया, क्योंकि मेरे साहब के पास वाच कर नबज वाच कर। मैंने देखा टाइम था 8:15। मैंने कहा यार अब क्या करें, अब मेरे साहब को यहाँ नीचे ले जाने में आपसे चलेगा नहीं, पैर आ रहा है, दुश्मन का बम्बारमेंट भी हो रहा है, जो भी हम हरकत कर रहा हूँ वैसे हो रहा है। मैंने कहा मेरे को एक जीप आती दिखाई दी, क्योंकि ऊपर से दूर तक दिखता है, 10 किलोमीटर तक दिखता है। मैंने कहा देखेंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा नीचे क्वार्टर मास्टर होगा, सफाई कर्म तो वो प्रेस करने वाला होगा, तो भी उनको ले आऊँगा और मेरे साहब को लेकर नीचे चले जाएंगे। नीचे आया तो देखो तो आग लगा रहा है, पूरा राशन जल रहा है, क्लोथिंग भी जल रहा है। ये तो बहुत बुरी बात हो गई है, तो बदमाशी भी को ना। इतने दिन में जीप आ गई, जीप में आते ही मैं बोले भाई एक काम करो, मैं जाने तो उनको, क्योंकि रिश्तेदारी सारी आपस में ही थी, सब का कहता वो बुआ भतीज जो जीजा सारा सब ऐसा रिश्ता था। मैं बोला मामा जी, बोला हाँ रामचंद्र बोल। मैंने कहा आप मेरी मदद करो, मेरे साहब 1 किलोमीटर पर है, उनको नीचे ले आए। और भाई सुन मेरी बात, कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर है कि अगर एक आदमी भी नीचे आता है तो फौरन मेरे पास का ऑर्डर। मैं साहब वहाँ से जीप में बैठ लिया, कर्नल साहब के पास पहुँचा। कर्नल साहब बोला आ गया। मैं बोला कौन है? मैं बोला साहब ऑपरेटर है सिपाही रामचंद्र। बोले बाहर आया, बाहर आते के साथ ही वो बैठा, स्टार्ट कर गाड़ी। हम ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ब्रिगेड कमांडर TN रहना, बाद में चीफ ऑफ द स्टाफ। कौन थे? TN रहना, बाद में चीफ स्टाफ बने थे। अब तो शुरुआत हो चुका उनका। तो उनके पास पहुंच गए, बात तगड़े दिलेर, उनकी भी एक आँख लड़ाई में ही गई हुई थी। बोला रामचंद्र, मैंने कहा सर कंपनी का क्या हाल है? मैंने कहा सर कंपनी पूरी शहीद हो चुकी है और दुश्मन का हम अपने नफरी से 10 गुना ख़त्म कर चुके हैं। शाबाश। कितने कैद हुए होंगे आपके हिसाब से? एक प्लाटून कैद होगी कि मैं नहीं साहब, प्लाटून कैद नहीं, सिर्फ मेरे हिसाब से 4 आदमी हैं जिनके फ्रोस्ट बाइट हो रही है, वो चल नहीं सक रहे, वो गुठलियाँ ही पेशाब करने जाते हैं और गुठलियाँ ही वो हो सकते हैं, कैद नहीं तो कोई कैद। कितने लोग मारे होंगे आप लोगों ने? आपने पूरा युद्ध देखा था? सर मैंने बोला, हमेशा मैं बोलता हूँ 1300 कैजुअल्टी के, जिसमें 8 अफसर हैं।
उस टाइम के युद्ध में जब आपने लड़ी, पूरी अभाव में वो युद्ध लड़ा गया, आप बता रहे खाना भी नहीं था, क्लोथिंग भी, एमुनेशन भी इतना नहीं था जितना होना चाहिए था। अब क्या बदलाव सेना में देखते हैं, कुछ तरह से बदलाव बदला है उसके बाद में कुछ? सर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि उस टाइम उन बहादुरों ने, उन सिपाहियों ने दो ही चीज़ को देख कर इस युद्ध को लड़ा। पहला, पैदा करने वाली माँ, उसके नाम। दूसरा, जिस जमीन पे पैदा हुआ है, भारत माता। भारत माता। ये 2 पॉइंट पे जवान ने अपनी कुर्बानी पूरी दे दी। अगर उस पोस्ट को पार कर जाए दुश्मन तो फिर ले में, मतलब आपको ये बताना चाहता हूँ कि श्रीनगर तक उसको कोई रोकने वाला नहीं। कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान था, बड़ा बलिदान था उस टाइम आप लोगों का। तो अब कुछ बदलाव देखते हैं सेना में, कुछ कहीं ना कहीं चीज़ें बदलाव हुआ मैं है। 3 दफा लद्दाख में होकर आया हूँ अभी बाद में मेमोरियल में। आज तो राम जी का राज है। एक सिपाही के पास 1.25 लाख रुपये ड्रेस है, 1.5 किलो वजन है, जिसको पहन के सोता है, बैग स्लीपिंग बोलते हैं। इतना बढ़िया, इतना आमनेशन, इतना हथियार। अब कितना चाइना को, कितना अपने से ज़्यादा या फिर किस तरह से आंकते हैं चाइना को? सर मैं एक बात बताता हूँ, जो गलवान घाटी में जब हरकत हुई ना, तब भी मेरे पास दिल्ली से टीम आ गई थी इंटरव्यू लेने के लिए। मैंने उनको एक ही बात बताई कि 9 लाइन में एरिया में है रजांगला, रजांगला को ले लो। दुश्मन की ताकत नहीं, जो आपकी तरफ बढ़ जाए वही किया। रजांगला को रात में ही ले लिया। आज रजांगला अपने पास है, अपने पास तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकल उनसे मजबूत है। मजबूत। वो 14,000 है, हम 17,500 के ऊपर। अब हमारा टैंक भी वहाँ यदि पहुँच। आज युद्ध की स्थिति बनती है, कोई युद्ध हो जाता है, तो आप कहाँ भारत की जो सैनिक क्षमता है उसको कहाँ आंकते हैं? मैं ये कहता हूँ कि आज अगर युद्ध हो जाता है तो चाइनीज को ऐसा ठोकर मारेंगे कि जन्म जन्म में याद करेंगे। सुपीरियर हथियार, एयरफोर्स, हर चीज। उस लड़ाई में क्या था सर? ना हमने सुनता, ना हवाई जहाज उठा, ना कोई कोऑपरेशन। सरकारों के योगदान को कितना देखते हैं सेना को मजबूत करने में? अब जो सरकार है ना, रॉयल सरकार, खासकर मोदी जी, इसका जो जवान के प्रति है ना, जवान नंगे हाथ भी लड़ सकता है। इसका जो प्यार को देख करके त्योहार हुआ मनाता है। देश को, युवाओं को क्या संदेश देंगे? जिस तरह से नशा फैल रहा है, कहीं ना कहीं युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है, क्या संदेश देंगे? मेरा सर एक ही जवानों से बार बार यही कहता हूँ कि भाई, एक तो मोबाइल को फालतू मत इस्तेमाल करो, पहला। दूसरा, ड्रग्स का इस्तेमाल मत करो, नहीं तो पूरा का पूरा गर्क में चले जाओ। तीसरा, मैं ये कहता हूँ कि सर्विस करो तो फौज की करो। लास्ट क्वेश्चन, एक अहीर रेजिमेंट को लेकर लगातार मसला उठाया जा रहा है। सरकार, जिस तरह से आप मोदी को कह रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में आज सेना मजबूत हुई है, कहीं ना कहीं यही सरकार अहीर रेजिमेंट को लेकर कहीं ना कहीं एक तरह से मना कर चुकी है रेजिमेंट गठन को लेकर। तो इसमें आप क्या कहना? सर मैं आज वादा करता हूँ कि मोदी से ही ये बनवाएंगे। आज गुड़गांव में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, टोल टैक्स पे जमा है, कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, गिरफ्तार कर लिया, कर लेने तो उसका काम है गिरफ्तार। किस तरह से आप अहीर रेजिमेंट को गठन करवाएंगे? सर हम, क्योंकि सरकार कह रही है कि रूल बदल गया है, अब नहीं बना सकते। नहीं, वो कौन बोलता है रूल बदल का? अभी राजनाथ सिंह हम जवाब देंगे ना। राजनाथ सिंह, अभी राजनाथ सिंह यहाँ पे आए थे, हमने भी उनसे बात की थी, तब वो एक भी सिंगल लाइन, क्योंकि यहाँ के जो सांसद उन्होंने मांग रखी, अरविंद शर्मा ने, उन्होंने एक लाइन अहीर रेजिमेंट पर नहीं बोली। बोलेगा क्यों? वो नहीं बोलेगा अभी। जब उसकी कटमार रहेगी ना तब बोलेगा। मैं आपको सच बताता हूँ। किस तरह से आगे बढ़ेंगे इसको लेकर? 24 का जो चुनाव आएगा ना, उससे पहले, जब चुनाव अनाउंस होगा ना, उससे पहले बना देगा। मुझे यदि इस चुनाव में ये नहीं करते, इस चुनाव से पहले, तो क्या इनको राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ भाई सकता है? पक्का साहब, हम सामने बोल देंगे अपने नेताओं को। सर बना के तो हम बेचते हैं, सरकार से क्यों डरते हैं? एक रोहतक का MP सांसद हूँ, लगातार मुकर होकर बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी राजनाथ सिंह के सामने मांग रखी उन्होंने, पिछले दिनों जो कुलाना में आए थे, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने एक भी शब्द नहीं बोला अहीर रेजिमेंट को वो लेकर। हम बुलवाएंगे ना उसको, हम बुलवाएंगे उनसे। तो कोई बाइकाट इस तरह का करेंगे यदि चुनाव में उससे पहले कोई डिक्लेयर नहीं करते रेजिमेंट को लेकर? कर देगा तो ठीक है, उसके हक में है, नहीं तो
नहीं हक में हम तो तो बिल्कुल अहिरवाल की बात करो, क्या विरोध करेगा उस टाइम चुनाव में? हरिवाल तो बिल्कुल है। अब एक दफा हम नेता से अपने से पूछ लें कि बोलो भाई, या तो बोलो संसद में जा करके, नहीं तो राम राम मार के। हम बोला कि डरो डरो मत, डरो मत, बना के हम भेजते हैं, रुझान दिया दे दो पक्का, हम बना के फिर भेजेंगे। वो किसको खड़ा करेंगे? आप ही को बनाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे एक दफा, और रेजिमेंट मतलब मोदी जी पे विश्वास है आपको, बना देंगे? मोदी को विश्वास है मेरे। देखिए साहब, नीचा से नीचा तबके को ऊपर उठाता है। आज हमारे महानुभाव राष्ट्रपति जी कहाँ से लेकर आए, और हम तो रेजिमेंट के बारे में लो में नीचे पड़े हैं। 124 सैनिकों की इस कंपनी के पास महज 3000 गोले और सामने 3000 से अधिक आधुनिक हथियारों के साथ सुसज्जित चीनी फौज। लेकिन अहीरवाल के वीर अहीरों को जन्म देने वाली मां, वे जिस जमीन पर पैदा हुए उसकी कसम खाकर हथियार खत्म होने के बाद भी अपनी बाजुओं के बल से सैकड़ों की संख्या में चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। देश ही नहीं, विश्व गवाह है कि एक ही युद्ध में रेवाड़ी के दो सगे भाई नायक सिंह राम व सिपाही कंवर सिंह देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए इस युद्ध में शहीद हो गए थे। इस युद्ध में अहीरवाल के 114 शूरवीर वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपको बता दें कि नायक सिंह राम की वीरता के किस्से आज भी देश भर में याद किए जाते हैं कि किस तरह से चीनी सैनिकों को दोनों हाथों में उठाकर एक दूसरे से भिड़ाकर मौत के घाट उतार दिया था। और आज युद्ध के 60 साल बाद शुक्रवार को रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित रिजंगला वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने के साथ ही युद्ध के जीवित सैनिकों को सम्मानित किया गया। चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारने वाले, पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखने वाले रिजंगला युद्ध के जीवित योद्धाओं में से एक कैप्टन रामचंद्र यादव जब युद्ध का किस्सा सुनाते हैं तो आंखें भरने के साथ साथ गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।